आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का ऐलान किया गया, लेकिन कई रियासतें इसके लिए तैयार नहीं हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 1 मई से वैक्सीनेशन नहीं होगी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली को अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है, इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगी। इसी तरह आंध्र प्रदेश ने भी कहा है कि उसके यहां अभी वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी मुकम्मल नहीं है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर सरकार से कई अहम सवाल किए हैं। आखिर वैक्सीनेशन पर यह कंफ्यूजन क्यों, इसी को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या रियासतें वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। 1 मई को मुल्क के कई हिस्सों में क्या वैक्सीनेशन वाकई में नहीं हो पाएगी? क्या कई रियासतों को मरकज ने वैक्सीन अभी तक नहीं दी है? 1 मई को मुल्क भर में क्या वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हो पाएगी? और इसी तरह से क्या 1 मई को वैक्सीनेशन का सरकार का जो दावा है वो खोखला है? क्या वैक्सीनेशन में मरकज और रियासतों में तालमेल की कमी है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर ऐलान किया गया था। खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन मिलेगा, जिसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। लेकिन अब कई रियासतों का मानना है कि उनके यहां अभी तक वैक्सीन नहीं पहुंची है, तो ऐसे में वैक्सीनेशन कैसे हो पाएगा? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ संजना घाड़ी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है शिवसेना की। रीना गुप्ता जी हैं, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की। और रमन मलिक जी हैं, स्पोक्स पर्सन है आप बीजेपी के। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर और एक्सपर्ट भी डिबेट में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले रीना गुप्ता जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। रीना जी, कहा यह जा रहा था, खुद पीएम मोदी साहब ने कहा था कि 1 मई को यानी 1 मई को बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी और 18 साल और उससे ऊपर के जो लोग होंगे उन्हें वैक्सीन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी का बयान आया, या दूसरे स्टेट की अगर हम बात करें तो वहां से बयान आता है कि हम 1 तारीख को वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो अभी तो वैक्सीन मिली ही नहीं है। क्या आखिर ये कोताही क्यों, ये कमी क्यों? रीना जी देखिए अबू जी, आम आदमी पार्टी तो पिछले 3 महीने से ये सवाल कर रही है कि पूरे देश को वैक्सीन लगनी चाहिए। 18 साल की उम्र से जो भी बड़ा हो उसको फ्री में वैक्सीन लगनी चाहिए। और अगर आप वैक्सीनेशन का मामला देश में देखें तो आजादी से लेकर आज तक केंद्र सरकार का ये जिम्मेदारी रही है कि वो वैक्सीनेशन को खरीदे और वो स्टेट्स को दे, और उसके बाद उसको लगाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की रही है। और यही बात हम 3 महीने से कहते आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए यही बातें कही कि मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि केंद्र सरकार को 100% वैक्सीन खरीदनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये वैक्सीन जो है ये डेवलपमेंट में इसमें सरकारी खर्चा हुआ है, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे विदेश की सरकार हो। तो इस तरह की वैक्सीन जिसमें कि जो डेवलपमेंट में 100% सरकारी खर्चा हुआ है, उसमें आप प्राइवेट मैन्युफैक्चरर को कैसे आप ये इजाजत दे रहे हैं कि वो उसका दाम फिक्स करें? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये इसकी जो प्राइसिंग है कि जो वैक्सीन आप केंद्र सरकार को 150 रुपए में दे रहे हैं और वो वैक्सीन, सेम वैक्सीन स्टेट गवर्नमेंट को 400 से 600 रुपए में लेनी पड़ेगी। वही वैक्सीन बांग्लादेश में, इंग्लैंड जैसी जगहों में 200 से 300 रुपए में मिल रही है। तो वो वैक्सीन की जो इतने ज्यादा रेट्स हैं, उसकी वजह से जो कंफ्यूजन बन रहा है, इसमें भी केंद्र सरकार की फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा है कि केंद्र सरकार को पूरी पावर है, वो अपनी स्पेशल पावर्स के तहत ये पूरी वैक्सीनेशन के प्रोसेस को सरकार के अंतर्गत ले सकती है और वैक्सीनेशन जो सरकारी कंपनी है उनके थ्रू करवा सकती है। तो जहां तक आप देखें, आज इस बात से बिल्कुल क्लियर हो गया। ये बात आम आदमी पार्टी 3 महीने से कह रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, बहुत देर हो चुकी है और अभी भी केंद्र सरकार को जाग जाना चाहिए। ठीक है। और तो रीना जी, क्या मान के चला जाए कि 1 मई से दिल्ली में वैक्सीनेशन नहीं होने जा रहा है?
18 साल या उससे ऊपर के जिन जिन लोगों के वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, खुद पीएम मोदी साहब ने इसका ऐलान किया था, तो ये मान के चला जाए कि 1 मई को दिल्ली में वैक्सीनेशन नहीं होगा। देखिए अबू जी, जहां तक 18 से ऊपर के लोगों का सवाल है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला कि हमने 2 जो कंपनी है जिनको लाइसेंस मिला है, दोनों कंपनी को 67 लाख का हमने ऑर्डर दे दिया है। पर दोनों कंपनियों की तरफ से अभी हमें एग्जैक्टली ये नहीं बताया गया है कि किस दिन हमें वैक्सीन मुहैया होगी। आशा ये कर रहे हैं हम, और हम गुजारिश भी कर रहे हैं दोनों कंपनी से कि जल्द से जल्द हमें वैक्सीन दिलवाई जाए। आशा है कि अगले 4-5 दिनों में दिल्ली में वैक्सीन पहुंच जाएगी। जैसे ही दिल्ली में वैक्सीन पहुंचेगी, हम आपके चैनल के माध्यम से और बाकी सब मीडिया के माध्यम से इसका ऐलान करेंगे। लेकिन तब तक गुजारिश यही है कि आप लोग 18 से जो ऊपर के और 18 से और 45 के बीच के जो लोग हैं, आज मुख्यमंत्री जी ने ये गुजारिश करी है कि आप लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाकर अभी लाइन न लगाएं। जब वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी तो इस बात की पूरी सूचना दे दी जाएगी। चलिए ठीक है। संजना घाड़ी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। संजना जी, महाराष्ट्र में आखिर 1 मई से शुरुआत क्यों नहीं हो रही है? 1 मई से कहा जा रहा था कि 18 साल और 45 साल के बीच के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन मिलेगा, लेकिन अब खबर महाराष्ट्र से भी ऐसी आ रही है कि 1 मई से वहां पर भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी। सर, आपने सुना है महाराष्ट्र में पूरी तरह से फ्री लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन सभी जैसे भारत में और राज्यों की अवस्था है वैसे ही महाराष्ट्र में है। उसकी अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। वो शुरू करके वहां पे अगर वैक्सीनेशन डोसेस अवेलेबल नहीं है तो वो शुरू कैसे हो सकती है कोई भी योजना। और ये हमारे आरोग्य मंत्री यहाँ के राजेश जी टोपे, उन्होंने उसकी पूरा ये लेने के बाद उन्हें मालूम पड़ा है कि वो हम लोग शुरुआत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वैक्सीनेशन यहाँ पे है। केंद्र सरकार जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से ये थी, जैसे अभी मैम ने बताया, ये जिम्मेदारी से कहीं से पे केंद्र सरकार अपना पीछा छुड़ा रहा है। ये हम देख रहे हैं इस आपदा में, और इसकी वजह से स्टेट को ये सब मैनेज करने के लिए वक्त लगेगा। इसकी वजह से हम लोग शुरू नहीं कर पा रहे हैं वो। यानी वैक्सीन डोजेज नहीं है, वैक्सीन नहीं है महाराष्ट्र के पास, इस वजह से 1 मई से महाराष्ट्र में भी वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। मैं रमन मलिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। देख रहे हैं सर, लास्ट वीक में जी बात पूरी कर लीजिए जी जी संजना जी, बात पूरी कर लीजिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं। मुंबई में महाराष्ट्र में हर दिन 1.5 लाख का, यहाँ पे 5 लाख की कैपेसिटी हम लोगों ने दिखाई है। रोज वैक्सीनेशन हम लोग दे रहे थे। 5 लाख से और 4 लाख से 3 लाख, ऐसे करके रोज उसका कैपेसिटी कम होते जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है। चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर यश गुलाटी साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर यश गुलाटी जी। सर, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं रमन मलिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। रमन मलिक साहब, पीएम मोदी जी ने ऐलान किया था कि 18 साल से 45 साल के बीच के जो लोग हैं उन्हें 1 मई से वैक्सीनेशन होगा और वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे कोरोना से हम डटकर मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन अब कई रियासतों में कंफ्यूजन देखा जा रहा है, कई स्टेट में कंफ्यूजन देखा जा रहा है। अभी आप देखिए पैनल में आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन रीना गुप्ता जी ने बताया कि दिल्ली में 1 तारीख से शुरुआत नहीं हो पाएगी। संजना जी जो शिवसेना की स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में भी वैक्सीन मौजूद नहीं है। तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों, ये तालमेल की कमी क्यों? रमन मलिक जी। देखिए, ऐसा है, जहां तक महावसूली अघाड़ी की बात है तो मैं उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें एक फैक्ट यहाँ पे रहता है कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपके पास क्या है और क्या नहीं और कैसे सरकार चलानी है जी, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता है। उसकी पृष्ठभूमि ये है कि ये जो पूरा एक वैक्सीनेशन का सिस्टम है, सरकार ने ये वैक्सीनेशन का सिस्टम बेस्ट प्रैक्टिसेस पे बनाया था, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस पे बना हुआ था सिस्टम। सारे के सारों ने चिल्ली करी कि नहीं जी 18 साल से ऊपर लगा देना है, ये करना है, वो करना है। सरकार ने भी माना, तो वो मान लिया, तो अब जो डिमांड है उसके हिसाब से होगा। और पैसे देने की इच्छा नहीं, लेकिन बहुत सारे प्रदेश दे रहे हैं। अब बात वहां आती है कि जी आप वैसे तो 10 चीज कर लेते हैं
और यहाँ पे जो हेल्थ केयर की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। अब बात करें हम दिल्ली की, दिल्ली वो प्रदेश है जहाँ पे माननीय हाईकोर्ट ने रिमार्क दिया कि अगर आपसे नहीं होता तो छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार को बोल के हम करा लेंगे। इस प्रकार की बात दिल्ली हाईकोर्ट ने, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने करी है। और ये दिल्ली क्या है, 1000 मोहल्ला क्लिनिक 2015 में बन रहे थे, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 आ गया 1000 मोहल्ला क्लिनिक भी बने। नहीं ठीक है रमन मलिक जी, अगर स्टेट नहीं कर पा रहा है तो फिर सेंटर की क्या जिम्मेदारी बनती है? इस मुश्किल की घड़ी में जब लोग मर रहे हैं, जब लोग परेशान है, तो सेंटर की क्या जिम्मेदारी बनती है ऐसे में? बात करने दी, अगर आपने ऐसे ही करना है मान्यवर, अगर आपने ऐसे ही करना है तो मेरी जगह आप बोल लीजिए। नहीं रमन मलिक जी, मेरा सीधा सीधा सवाल है, आप जो बात कह रहे हैं रमन मलिक जी, जो आप बात कह रहे हैं, मेरा सवाल उसी में, रमन मलिक जी मेरा सवाल यही है कि अगर स्टेट परेशान है, स्टेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मरकज की जिम्मेदारी क्या है, सेंटर की जिम्मेदारी क्या है? अगर आप मेरे को बोलने नहीं देंगे तो मेरा रिएक्शन यही रहेगा, या तो मेरे रमन मलिक जी जो बात आप कह रहे हैं, मैं उसी बात को तो आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने आपको बीच में टोका कहां? जो बात आप कह रहे थे, जो बात आप कह रहे थे प्रोग्राम में, अबू जी आप यही करते हैं, हर प्रोग्राम में आपका एक ही तरीका है कि जब मैं कोई कुछ चीज बोलने नहीं तो रमन मलिक जी अब आप वहां से बैठ के हमें बताएंगे कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा सवाल सिर्फ यही है, मैंने आपको बीच में टोका नहीं, रमन मलिक जी मैंने आपको टोका नहीं, मेरा सवाल तो यही था कि अगर स्टेट परेशान है, अगर दिल्ली में परेशानी है, अगर महाराष्ट्र में परेशानी है, आंध्र प्रदेश में परेशानी, तेलंगाना में परेशानी है, तो सेंटर की जिम्मेदारी क्या बनती है? मेरा सिर्फ इतना ही सा सवाल है कि सेंटर की जिम्मेदारी क्या बनती है रमन मलिक जी? आप उनको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप मेरे को मेरा जवाब देने दीजिए। रमन मलिक जी नहीं रमन मलिक जी, मैंने किसे डिफेंड किया है? इसमें आप ये ऐसा कर रहे हैं। रमन मलिक जी मैंने किसे डिफेंड किया है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आप इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी के लिए नहीं बोलने दे रहे मेरे को। नहीं ये बात गलत है। देखिए ये बात गलत है, मैं यहां किसी की तर्जुमानी नहीं कर रहा हूं, किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ना तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठा हूं, ना कांग्रेस की तरफ से, ना बीजेपी की तरफ से। मेरा जो सवाल था, देखिए अब डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं रमन मलिक जी एक जिम्मेदार सियासतदान होने के नाते, जिम्मेदार स्पोक्स पर्सन होने के नाते आप हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपको हर सवाल का जवाब देना होगा। आज मुल्क परेशानी में है, आज मुल्क के लोग परेशानी में है, आज मुल्क के लोग मर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल का जवाब देगा कौन? रमन मलिक साहब, मलिक जी जवाब देगा कौन? मलिक जी जवाब कौन देगा? मलिक जी मैं ये कह रहा हूं कि जवाब देगा कौन? आपको जवाब नहीं चाहिए, आपको जवाब नहीं, मसाला चाहिए। नहीं आप इस तरीके से नहीं करेंगे मेरे मलिक जी मेरा सवाल सिर्फ यही था, जो बात आप कह रहे थे उसी सवाल को मैंने आगे बढ़ाया था कि अगर स्टेट परेशान है तो सेंटर की जिम्मेदारी क्या है, लेकिन आप उस पर जवाब से बच रहे हैं, आप उसका जवाब ही नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक है मैं डॉक्टर यश गुलाटी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है रमन मलिक जी, मेरे पास जवाब है मैडम, मैं टुच्चा नहीं हूँ केजरीवाल। नहीं चलिए ठीक है मैं दोबारा से आ रहा हूँ रमन मलिक जी, मैं आ रहा हूँ दोबारा से, मैं दोबारा से आ रहा हूँ। ठीक है रीना गुप्ता जी मैं आ रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ, मैं आप लोग के पास दोबारा से आ रहा हूँ। डॉक्टर यश गुलाटी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास उनसे एक सवाल का जवाब ले लेता हूँ। चलिए ठीक है डॉक्टर, ठीक है संजना जी मैं दोबारा से आ रहा हूँ, संजना जी मैं आ रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ, मैं दोबारा से आ रहा हूँ। ठीक है मरने के लिए छोड़ा है। ठीक है देखिए डॉक्टर यश गुलाटी जी का ऑडियो दे दीजिए, मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल कर लेता हूँ। डॉक्टर यश गुलाटी जी, सर ये तो देखिए सियासी बातें हैं, बहुत बार सवाल का जवाब मिलता भी नहीं और बहुत बार सवाल का जवाब होता भी है और देने की जरूरत नहीं समझी जाती है। सर मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि आज मुल्क परेशानी में है, आज अगर इस मुल्क में सही तरीके से वैक्सीनेशन हो जाए, हर आदमी तक वैक्सीन पहुंच जाए, तो इस परेशानी में मुल्क को बचाया जा सकता है, मुल्क के लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन सर जो दावे किए जा रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर, अब उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन नजर आ रहा है। कई स्टेट कह रहे हैं कि हम 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर पाएंगे। देखिए एक तो मैं ये कहूँगा, मतलब मेरे को
बहुत दुख हुआ है और मैं शॉक्ड हूँ कि क्या मतलब ये डिबेट कोई पॉलिटिकल डिबेट है या कोई मतलब एक सीरियस मुद्दे को लेके कुछ बात करने के लिए हो रही है। मतलब ये बड़ा अफसोस है कि ये जो राजनीतिज्ञ हैं सो कॉल्ड पता नहीं किस लेवल के हैं, और इस तरह से बड़ा दुख हो रहा है मेरे को देख के कि अगर ये दिल्ली से भी हैं तो बड़ा मुझे दुख हुआ। एनीवे दैट्स नॉट माय ड्यूटी। तो भाई मैंने तो शुरू से मैं आज से नहीं कई महीनों से बात कह रहा हूँ जी कि देखिए ये जो कोविड है, कोरोना है, ये किसी रियासत को लिमिटेड नहीं है, ये किसी मोहल्ले में लिमिटेड नहीं है, ये पूरे दुनिया में है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो पूरे देश का है, पूरे देश में ये कोई बाउंड्री थोड़ा देख रहा है कोरोना। तो ये इसका एक सेंट्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, थोड़े टाइम के लिए यहाँ लोगों के जीने मरने की बात हो रही है। मैंने पहले भी ये देखा था कि जो पिछले महीनों भी कोई जो इस सारी जो ड्राइव कर रहे थे या तो ब्यूरोक्रेट कर रहे थे या पॉलिटिशियन कर रहे थे। मैंने तो देखा नहीं कि कोई जो टेक्नोक्रेट थे वो सामने आके कोई बोल रहा हो। वो जो कुछ टेक्नोक्रेट है वो भी इनके पीछे चल पड़ते हैं अपनी गद्दी के लिए। तो बड़ा मुझे दुख हो रहा है इस देश में इस वक्त जितनी कंफ्यूजन हो रही है। क्यों हो रही है भाई? जैसे आपदा के लिए DDMA है, एक सेंट्रल एजेंसी है, तो इसके लिए एक अर्जेंसी में सेंट्रल एजेंसी क्यों नहीं बन सकती है? क्यों हम अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं? महाराष्ट्र कुछ करेगा, दिल्ली कुछ करेगा, वो कुछ करेगा, नोएडा कुछ करेगा। क्या प्लीज ये मजाक बंद कर दें। लोगों के जीने के साथ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोगों को बेड नहीं मिल रहे। तो भैया एक सेंट्रल स्ट्रेटेजी, प्लीज सेंट्रल स्ट्रेटेजी की सख्त जरूरत है। और ये कोरोना अभी कहीं जाने वाला नहीं है, अगले कई महीनों की जरूरत है। जितनी जल्दी हम एक सेंट्रल स्ट्रेटेजी बना लेंगे, सेंट्रल एजेंसी बना लेंगे इसके लिए, इसको तो मैं चाहे कहूँ सेंट्रल एजेंसी बना लेंगे इसके लिए, इसको तो मैं चाहे कहूँ सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस देके कहे कि सब सियासत बंद, एक एजेंसी सारे देश के अंदर इसको चलाए। ये नहीं तो हम बहुत डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल मेरी ये सोच है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और देखिए डिबेट से बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है वो डिबेट छोड़कर चले गए हैं। हमने सिर्फ यही सवाल किया था कि सेंटर की जिम्मेदारी इस मुश्किल के वक्त में क्या बनती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाए क्योंकि जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं और वो डिबेट छोड़कर चले गए। टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि रमन मलिक साहब जो हमेशा हमारे डिबेट में शामिल होते हैं, आज सिर्फ इस सवाल पर डिबेट छोड़कर चले गए कि आखिर सेंटर की जिम्मेदारी क्या है। जब आज मुल्क परेशान है, लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, आज लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, वैक्सीन चाहिए, दवाएं चाहिए, हॉस्पिटल में बेड चाहिए, तो इस सवाल का जवाब न देकर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन छोड़कर चले गए। यानी अपनी जिम्मेदारियों से एक तरह से उन्होंने पल्ला झाड़ा और पल्ला झाड़कर वो डिबेट से चले गए। लेकिन यह सवाल हमेशा पूछते रहेंगे और हमेशा हम इस सवाल का जवाब ढूंढते रहेंगे और पूछते रहेंगे। जो लोग सरकार में होंगे ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आज जब मुल्क परेशान है, जब अवाम परेशान है, तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है, मरकजी सरकार खासतौर से जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो क्या कुछ कर रही है, वो अवाम को बचाने के लिए क्या कुछ कर रही है और मुल्क को बचाने के लिए क्या कुछ कर रही है, ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और इसी वजह से आज वो डिबेट छोड़कर भाग गए हैं। मैं रीना गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। रीना गुप्ता जी, क्या दिल्ली में आप लोगों की तैयारी में किसी तरह की कमी रह गई या फिर तालमेल में कमी रह गई या सेंटर से आपको मदद नहीं मिली? कमी कहां पर रह गई? बहुत गलत होगा कि सिर्फ ऑपोजिशन स्टेट्स ऐसा बोल रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है। आप देखिए नीतीश कुमार जी, शिवराज चौहान जी, जहां पे दोनों ये एनडीए की ही सरकारें हैं, उन दोनों ने ये बोला है कि वैक्सीन की कमी है। तो असलियत तो ये है कि इस समय पूरे देश में वैक्सीन की कमी है और अभी भी जो है केंद्र सरकार सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट और इन सब बातों में ज्यादा समय बर्बाद कर रही है। इससे अच्छा ये हो, जैसे कि आपके स्पेशलिस्ट बोल रहे थे, एक सेंट्रल लेवल की आप कमेटी बनाइए, आप बताइए कितनी वैक्सीन कौन सी कंपनी बना रही है, हर हफ्ते कितनी वैक्सीन किस स्टेट को किस तरह से सप्लाई होंगी, तभी तो आप बताइए हम वैक्सीनेशन का कोई प्लान बना सकेंगे। हम तो जनवरी से कह रहे हैं आप हमें वैक्सीन दीजिए, हम 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे। और मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोरोना पे मार करने का और कोई उपाय ही नहीं है कि आप जितना जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करें। आप देखिए मद्रास हाई कोर्ट ने भी इसमें रीना जी एक चीज तो ये भी नजर आ रही कि दिल्ली की सरकार भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही।
अगर दिल्ली की सरकार पिछले 1 साल से ये सोचकर चलती कि वाकई में कोरोना की सुनामी आ सकती है, कोरोना से हालात और बिगड़ सकते हैं, हालात बद से बदतर हो सकते हैं, तो शायद पहले से तैयारी की जाती, लेकिन पहले से तैयारी नहीं की गई। इसी की वजह से आज हमारा ये फेल्योर सामने है। देखिए अबू जी, तैयारी तो चल रही थी। 7,000 से हमने 21,000 बेड्स कर दिए और हम वैक्सीनेशन भी पूरी जोर तोड़ से कर रहे थे। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि महामारी इतनी बड़ी है और दिल्ली में पूरे देश के लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। आप कितना भी इंतजाम कर लीजिए, आज की तारीख में भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 30% लोग यूपी के आए हुए हैं, क्योंकि आसपास के स्टेट्स में स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी बुरी हालत है कि वहां के लोग भी भागकर दिल्ली उनको आना पड़ रहा है। तो दिल्ली में हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि करीब 2000 आईसीयू बेड्स जो हैं अगले 10 दिन में मुहैया हो जाएं दिल्ली में। तो पूरी रात दिन सरकार मेहनत कर रही है, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जो आपदा है वो बहुत ही बड़ी आपदा है और इसके लिए अब पूरे देश को मिलकर काम करना पड़ेगा। हमें अपनी राजनीतिक बिल्कुल तालमेल के साथ काम करने की जरूरत है और मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत है। एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करने की जरूरत, तभी कोरोना को हम शिकस्त दे पाएंगे। मैं संजना जी बहुत मुख्तसर में आप सवाल का जवाब लेना चाहूंगा कि क्या आप सेंटर पर बार बार इल्जाम तो आप लोग लगाते हैं कि सेंटर ने मदद नहीं की या सेंटर की तरफ से बर वक्त कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यह कि महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं बार बार यही चीज कहता हूं कि कोरोना रातों रात इतना खतरनाक नहीं हो गया है। कोरोना तो पिछले 1 साल से है, फिर हमारी तैयारियों में कमी क्यों रह जाती है? आपने देखा होगा 5-6 कोविड सेंटर से लेके आज 500 कोविड सेंटर्स यहाँ पे अवेलेबिलिटी की हुई है। डॉक्टर्स और इनकी जो पोस्ट बड़े तादाद में बढ़ाई हुई है। रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी करने की पूरी कोशिश यहाँ पे मैक्सिमम लेवल पे हुई है और बहुत बड़ी तरीके से यंत्रणा बढ़ाई जा रही है हर जगह पे। कोविड सेंटर्स भी आज जिस तरह से लाइन लगी हुई थी बाहर 3-3, 4-4 घंटे के लिए वैक्सीनेशन सेंटर, तो वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और ये काम गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं। आप जैसे बोल रहे, ये आपदा पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है, पूरे जग में है, तो उसके लिए लड़ने की पूरी कोशिश यहाँ पे एज अ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार हमारी कर रही है। लेकिन जिस तरह से एक सेंट्रल प्रणाली, केंद्रीय प्रणाली जो है हमारी जो बोलते हैं फादर बॉडी हमारी केंद्र सरकार है, जिन्होंने जिस तरह से हमें सहयोग करना चाहिए था वो सहयोग उन्होंने किया नहीं है। पीएम केयर्स फंड का फंड कहाँ पे गया, इसकी ट्रांसपेरेंसी आज तक नहीं है। ये फंड जो 10,600 करोड़ का फंड रेज हुआ है, ये फंड का ना ही हिसाब वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और ना ही उसके आंकड़े जाहिर कर रही है। ये कितनी बड़ी देखिए, अब चीज है। सियासत से हटकर अब इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है संजना जी कि अब किस तरह से कोरोना को हराया जाए। अब सेंटर, स्टेट, ये सारी चीजें हटाकर और पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें हटाकर सिर्फ कोरोना पर फोकस करना होगा। मैं डॉक्टर यश गुलाटी जी सर आपके पास आना चाहूंगा। सर, आज सिचुएशन तो वाकई में बहुत ज्यादा डेंजर और बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। आज हमारे पास पहला वैक्सीनेशन का पहला डोज देने की मतलब हालत में हम नहीं हैं, तो ऐसे में इतने बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं, क्या वाकई में से खोखला दावा ही मानकर चला जाए कि हमारे पास वैक्सीन है नहीं, लेकिन हम ऐलान कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि फर्स्ट में से हम ये करेंगे, हम वो करेंगे? देखिए, एक तो ये बताता है कि हमारी मंशा क्या है। ठीक है, मंशा तो अच्छी है कि हम वैक्सीनेट करना चाहते हैं, हम इसको दबाना चाहते हैं और सारी, देखिए फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। हम जो है क्या अपने रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। मतलब ये मल्टीप्लिसिटी हो रही है कि सेम चीज को बार बार अलग अलग जगह पे किया जा रहा है। तो अगर यही एक सेंट्रल कमांड बना दे हमारी सरकार जो है, तो इसको ज्यादा स्मूथली हम कर पाएंगे। बाकी दिल्ली में भी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे हॉस्पिटल में आज नोटिस आया कि कल 18 साल से ज्यादा लोगों को वो वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि शुरू नहीं हो रहा। तो सारी, देखिए इतनी हमारी पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, तो उनको कैसे हम अच्छी तरह यूटिलाइज करें। देखिए पिछले कुछ दिनों में कुछ वैक्सीनेशन की डोजेज भी वेस्ट हुई हैं।
क्योंकि वहां पे प्रॉपरली लोग आए नहीं है। तो इसको हमको और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना चाहिए, हमको कैंपेन करना पड़ेगा, लोग वैक्सीनेशन से डरे नहीं, जहां वैक्सीनेशन हो रही है वहां लोग आके करवाएं। कंफ्यूजन को खत्म करने की जरूरत है। जब कंफ्यूजन को हम खत्म कर पाएंगे तभी हम कोरोना से सीधे सीधे लड़ सकते हैं और आमने सामने मुकाबला कोरोना से किया जा सकता है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि जो कंफ्यूजन है ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज स्टेट और सेंटर के दरमियान जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को सबसे पहले दूर करने की जरूरत है ताकि हम मिलकर कोरोना के खिलाफ मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यश गुलाटी साहब, संजना गाड़ी जी और रीना गुप्ता जी, और इसके अलावा रमन मलिक साहब भी जो हमारा डिबेट छोड़कर चले गए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। अटूट प्यार परोसे फॉर्च्यून बिरयानी